नमस्कार साथियों। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 16वें क्लास में और गर्व श्रृंखला यानी सामान्य अध्ययन जीएस के श्रृंखला के 55वें क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आइए जल्दी से आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राज्य वित्त आयोग के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान रखे रहिएगा। राज्य वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 243 आई में है। तो जब भी संविधान के किसी अनुच्छेद में किसी आयोग किसी संस्थान का वर्णन है तो वो हो जाता है संवैधानिक संस्थान। तो हमारा उत्तर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। अगर पूछा जाता वित्त आयोग कैसी संस्थान है तब भी वो संवैधानिक है, क्योंकि वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 और राज्य वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 243 आई में। और साथियों नीति आयोग कैसी संस्था है? ये गैर संवैधानिक संस्थान है। क्या होता है गैर संवैधानिक, अभी समझा ही देते हैं 2 मिनट में। पहले थोड़ा सा कुछ बात याद रख लीजिए। नीति आयोग का पूर्ववर्ती योजना आयोग ये भी किस प्रकार का है? ये भी गैर संवैधानिक संस्थान है। अच्छा, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का संस्थान है? मानवाधिकार आयोग ये साथियों ये वैधानिक संस्थान है, कानूनी संस्थान है। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे साथियों कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति या जनजाति किस प्रकार की संस्थान है? तो ये संवैधानिक संस्थान हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इसको देखते हैं कि संवैधानिक, वैधानिक, गैर संवैधानिक ये सब क्या है। पहली बार अगर संसद में कानून बना करके कोई भी संस्थान का स्थापना होता है तो उसे सांविधिक संस्थान कहते हैं। ध्यान रहे, सांविधिक संस्थान कहते हैं, उसे वैधानिक संस्थान कहते हैं। विधि बनाया गया और विधि बनाने का अधिकार संसद को है तो इसको सांविधिक संस्थान कहेंगे। जब यह संसद के द्वारा बनाया जाए और संविधान में वर्णन हो उसका, संसद बनाएगी, संविधान में संशोधन करके किसी अनुच्छेद में जोड़ दिया जाए। जैसे हम बात करें साथियों अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की, जो अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 को में है, चाहे हम बात करें अनुच्छेद 280 वाले की, चाहे अनुच्छेद 243 आई की, तो संविधान में वर्णन है तो ये हो जाएगा संवैधानिक संस्थान, संवैधानिक। और जब संसद के अंदर जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से किसी भी संस्थान का गठन होता है तो उसको कहते हैं गैर संवैधानिक संस्थान। गैर संवैधानिक का मतलब ये कभी मत समझिएगा कि ये इलीगल है। गैर संवैधानिक का मतलब हुआ मंत्रिमंडली से प्रस्तावित होकर के अगर गठन हो रहा है उसका, उस संस्थान का, तो उसे गैर संवैधानिक कहेंगे। तो गैर संवैधानिक हो जाएगा योजना आयोग और नीति आयोग, क्योंकि इसका गठन हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से गठन हुआ था। तो उम्मीद है समझ में आया होगा वैधानिक, संवैधानिक, सांविधिक और गैर संवैधानिक। अगला प्रश्न, वित्त आयोग में एक चेयरमैन होता है और कौन होता है? 7 अन्य सदस्य, 5 अन्य सदस्य, 4 अन्य सदस्य। तो हमारा उत्तर हो जाएगा साथियों, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल 5 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर होते हैं। इस 5 मेंबर में जो अध्यक्ष होता है उसको भी मेंबर बोला जाता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं वित्त आयोग में, जिसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका वर्णन है अनुच्छेद 280 में। किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कितने वर्ष पर? 5 वर्ष पर। कार्य क्या होता है वित्त आयोग का? केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के मध्य कितना पैसा बंटवारा होगा, इस बात का जिम्मेदारी रहता है वित्त आयोग के पास। तीसरा प्रश्न देखिएगा, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? उत्तर हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी। मोदी जी 26-27 मई 2014 को प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में। और जब अगला 1 जनवरी आता है इनके कार्यकाल का, यानी कि इनका कार्यकाल का हैप्पी न्यू ईयर, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला हैप्पी न्यू ईयर जो था 1 जनवरी 2015। ये डेट इस प्रकार से आपको याद रहेगा साथियों। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हो जाता है। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को। तो पहले आप देख लीजिएगा योजना आयोग को, उसके बाद आते हैं हम नीति आयोग पे। योजना आयोग को थोड़ा दूसरे कलर में कर लेते हैं इसको। योजना आयोग का गठन
15 मार्च 1950 को हुआ था केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। केसी नियोगी से अगला प्रश्न, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी साहब। इस योजना आयोग का कार्य क्या? इस योजना आयोग का कार्य रहेगा 5 ईयर प्लान बनाना। 5 ईयर प्लान बनाना, और इस 5 ईयर प्लान का बना करके इसका अनुमोदन करने का जिम्मेदारी किसका था? इसको स्वीकृत करने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो आप उत्तर क्या करेंगे? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हो जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हो जाता है। योजना आयोग का गठन साथियों मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से होता है। 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से गठित हुआ। इसी नाते योजना आयोग और फिर बाद में जो नीति आयोग बना, ये दोनों गैर संवैधानिक संस्थान है। गैर संवैधानिक संस्थान है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए, फर्स्ट अध्यक्ष, तो पदेन प्रधानमंत्री होते थे। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते थे। तो पहले योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो गुलजारीलाल नंदा। ये तो था साथियों अभी तक योजना आयोग के बारे में। और थोड़ा नीति आयोग पर आइएगा। नीति आयोग को दूसरे क्रम में कर लेते हैं। नीति आयोग साथियों NITI, इसका फुल फॉर्म पहली बात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष, पहले चेयरमैन तो मोदी जी थे, क्योंकि ये भी पदेन रूप से अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे ऐसा कहा गया इसमें। और उपाध्यक्ष कौन थे? इसके नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया साहब। अरविंद पनगड़िया जो वर्तमान में साथियों 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, अरविंद पनगड़िया साहब। दूसरी बात, इसमें एक नया पद आया सीईओ। सीईओ प्रथम कौन थे नीति आयोग के? श्री सिंधु खुल्लर साहब। श्री सिंधु खुल्लर नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे। ये दोनों लोग तो प्रथम थे, फर्स्ट थे। मोदी जी अभी पहले हैं, लेकिन ये लोग, इन लोग का कार्यकाल चेंज हो गया है। तो अब जो है, अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो मोदी जी ही करिएगा, पीएम मोदी ही। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो सुमन के बेरी हो जाएगा, सुमन के बेरी। और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ पूछा जाए तो BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग का कार्य अगर पूछा जाए तो नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। थिंक टैंक के रूप में सरकार को बहुउद्देशीय या मतलब बहुत लंबे समय के लिए दूरदर्शी एक विजन देती है। थिंक टैंक का मतलब वो साथियों एक ऐसा टैंक जिसमें खूब ज्यादा सोच करके और चीजों को खूब ज्यादा उस पर मंथन करके, चिंतन करके, मनन करके तब कोई एक सिद्धांत कॉन्सेप्ट दिया जाता है जिसका दूरदर्शी परिणाम हो, दूरगामी परिणाम हो, तो वो काम करती है नीति आयोग। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को किसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन मंत्रिमंडलीय सिफारिश पर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए संवैधानिक निकाय नहीं है पूछा गया है, तो संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 315 में वर्णन है। हमने कहा कि अनुच्छेद में वर्णन है तो वो संवैधानिक निकाय हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का भी वर्णन अनुच्छेद 315 में है। वित्त आयोग का भी वर्णन 280 में है। योजना आयोग का वर्णन नहीं है तो संवैधानिक नहीं है। तो संवैधानिक नहीं है तो क्या ये सांविधिक है? सांविधिक भी नहीं है। सांविधिक या वैधानिक उसको कहते हैं जब संसद बनाए। इसको बनाया किसने है? मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से बनाया गया है। इसका मतलब यह गैर संवैधानिक हो जाएगा और बाकी तीनों संवैधानिक हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? उत्तर क्या करेंगे आप? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही बात है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है ना, पूर्णकालिक नहीं होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, दोनों में अंतर होता है।
पदेन का मतलब ये हुआ कि जब तक आप प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे तब तक अध्यक्ष रहेंगे। प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो जो अगला प्रधानमंत्री रहेगा वो नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष रहेगा। योजना आयोग तो अब नहीं है, नीति आयोग का रहेगा। तो पूर्णकालिक का मतलब ये हुआ कि हमेशा के लिए अध्यक्ष हो गए। ऐसा नहीं है साथियों, हमेशा के लिए अध्यक्ष नहीं है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, सही नहीं है बी वाला। बाकी ऑप्शन देखते हैं। इसका गठन जनवरी 2015 में, ठीक है, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर पर हुआ था, जनवरी पर हुआ था। और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। उत्तर हमारा हो जाएगा बी। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग है क्या है? एक संघ लोक सेवा आयोग एक 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 संवैधानिक संस्थान है, संगठन है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 315 में केंद्र का संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और हर राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन का बात किया गया है। यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये अगर कोई दो या दो से अधिक राज्य चाहते हैं अपने लिए एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस की स्थापना, तो ये भी बात 315 में लिखा गया है। अनुच्छेद 312 में लिखा गया है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आईएएस आईपीएस आईआरएस, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद 312 में लिखा गया है। इसमें विशेष अधिकार दिया गया है। विशेष अधिकार किसको दिया गया है? राज्यसभा को दिया गया है। पढ़े होंगे, सुनेंगे कुछ विद्यार्थी, क्यों दिया गया है ये बात समझ में आता है। अगर पूछा जाए कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में किसको विशेष अधिकार दिया गया है, तो आप उत्तर कर देते हैं राज्यसभा। क्यों दिया गया है? अनुच्छेद 312 में ये बात लिखा गया है, लेकिन इस नाते लिखा गया है ताकि जो हमारे देश में संघवाद है उसको बढ़ावा मिले। संघवाद को बढ़ावा मिले। संघवाद क्या होता है? जब सभी राज्यों को बराबर बराबर अधिकार दिया जाएगा और राज्य मिल करके एक शक्तिशाली केंद्र का निर्माण करेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है संघवाद। तो संघवाद को बढ़ावा यहाँ कैसे मिल जा रहा है? आप जानते साथियों, राज्यसभा जो होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि राज्यों से चुने गए विधायक हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधायक, यही लोग राज्यसभा में सदस्यों को चुनते हैं। यानी कि राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों के विधायक द्वारा। इस नाते कहा जाता है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व रहता है राज्यसभा में, नाम भी है इसका राज्यसभा। तो जब राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में विशेष अधिकार दिया जाएगा, तो यह संघवाद का एक एग्जाम्पल बनेगा, नजीर बनेगा। अब विशेष क्या है? तो इसमें कहा गया है कि 2/3 पूर्ण बहुमत से, जब तक 2/3 पूर्ण बहुमत से राज्यसभा में ये नहीं पारित होगा तब तक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन नहीं होगा। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक संगठन है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? भारत में एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952। ऑप्शन कहाँ पर है? 6 अगस्त 1952। ये हमारा हो जाएगा डी में, ए में नहीं, 51 नहीं, 52 हो जाएगा। 9 का उत्तर हो जाएगा डी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य था योजना आयोग के द्वारा बनाए गए पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना, स्वीकृति करना। इसका भी अध्यक्ष कौन होता था साथियों? इसका भी अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। अब ये भी नहीं है, योजना आयोग भी नहीं है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन या स्वीकृति प्रदान करना, यही मुख्य कार्य था किसका? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, किसने दिया था? ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग ने। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र और राज्यों के मध्य वाद विवाद से। विधि आयोग का कार्य होता है विधि संबंधी परामर्श और सुझाव देना। प्रशासनिक सुधार आयोग साथियों, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में हुआ था और ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, पहला। इसमें अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई साहब, मोरारजी देसाई साहब। इसी ने सिफारिश किया था कि देश में लोकपाल और लोकायुक्त का गठन हो। तो फिर हुआ क्या? देश में तो नहीं, प्रदेश में 1971 में सबसे पहले महाराष्ट्र ने कानून बनाया। महाराष्ट्र लोकायुक्त साथियों ये राज्य में होते हैं और लोकपाल केंद्र में होते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अंतर है, ये लेखपाल नहीं है, समझिएगा। लोकपाल ओम्बुड्समैन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। स्वीडन देश में दुनिया में सबसे पहले 1809 में ओम्बुड्समैन लागू था, उसी का अनुकरण करके हमारे देश में लोकपाल और लोकायुक्त कानून लाया गया। उससे संबंधित बातों को हम देखेंगे परीक्षा वाला। लेकिन लोकपाल का मतलब हुआ कि ऐसा उच्च अधिकारी जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रहेगा और केंद्रीय जो भी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री हैं,
इवन प्रधानमंत्री तक की भ्रष्टाचार की जांच करेगा लोकपाल। और राज्य में होते हैं लोकपाल की तरह लोकायुक्त। राज्यों में मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य जो अधिकारी वगैरह होंगे उनके भ्रष्टाचार की जांच के लिए लोकायुक्त होता है। तो महाराष्ट्र सबसे पहले लोकायुक्त कानून बनाया और 1972 में सबसे पहला लोकायुक्त का गठन, लोकायुक्त की नियुक्ति कर दिया, लोकायुक्त की। और अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा ने साथियों 1970 में उड़ीसा ने प्रयास किया था, उड़ीसा ने सबसे पहला प्रयास किया था, लेकिन यहाँ जाकर के 1983 में पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ। तो पहला लोकायुक्त किस सन में किसमें नियुक्त हुआ? तो 1972 में पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य ने नियुक्त किया। लेकिन लोकायुक्त की कार्यवाही सबसे पहले उड़ीसा ने प्रयास किया था, लेकिन वही कछुआ और खरगोश वाले दौड़ में जो धीरे चला था वही जीता था। जिसने पहले शुरुआत किया था खरगोश, वो पीछे हो गया, महाराष्ट्र पहला हो गया। खैर आगे देखते हैं। ये तो हो गया कि लोकायुक्त। लोकपाल कब आया? तो लोकपाल बड़ा दुखद साथियों, हमारे देश में लोकपाल का गठन हो ही नहीं रहा था। ये लोकपाल का गठन हो नहीं रहा था तो 2011 में हमारे देश में अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और कई नेता, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और कई नेताओं ने जन लोकपाल आंदोलन चलाया। जन लोकपाल आंदोलन चलाया, जिसके बाद नेताजी लोग ने लोकपाल की नियुक्ति की 2019 में, बड़ी लेट से। 2019 में देश में पहला लोकपाल नियुक्त हुआ, लोकपाल कानून बना। पहला लोकपाल कानून कब बना था? 1 जनवरी 2014 को लोकपाल कानून बनता है राष्ट्रपति की सहमति के बाद। लोकपाल कानून, जिसके तहत पहला लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। लोकपाल एक्ट पारित हो गया, राष्ट्रपति की सहमति कब मिल गई? 1 जनवरी 2014 को, याद रखिएगा। 2019 में देश में पहला पहला लोकपाल नियुक्त होता है। देखिएगा 2019 में इस कानून के अंतर्गत पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया जाता है, यानी हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो आप उत्तर क्या करेंगे? उत्तर करेंगे पीसी घोष साहब, पिनाकी चंद्र घोष हमारे देश के पहले लोकपाल। वर्तमान में कौन है लोकपाल? वर्तमान में हमारे देश के लोकपाल हैं खानविलकर साहब। खानविलकर साहब, खानविलकर हमारे देश के वर्तमान में साथियों लोकपाल है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में अगर पूछा जाए, यूपी में 1977 में यह लोकायुक्त का गठन होता है, यानी केंद्र से पहले ही हम लोग के राज्य जो है जागरूक थे। 1977 में लोकायुक्त का गठन यूपी में होता है, लोकायुक्त। और प्रथम लोकायुक्त अगर पूछा जाए यूपी के कौन थे, तो विशंभर दयाल, विशंभर विशंभर दयाल यूपी के पहले लोकायुक्त। और वर्तमान में लोकायुक्त यूपी के कौन है? तो आप क्या उत्तर करेंगे? संजय मिश्रा जी। वर्तमान में संजय मिश्रा जी यूपी के लोकायुक्त हैं। कुछ बातें और ध्यान रखिएगा साथियों, कुछ बात। लोकपाल शब्द हमारे देश में, लोकपाल शब्द के जनक कौन? जैसे ओम्बुड्समैन से तो ये लिया गया है। 1809 में 1809 में स्वीडन में सबसे पहले इस तरह का व्यवस्था लागू हुआ, उसे ओम्बुड्समैन कहा जाता है। ओम्बुड्समैन का हिंदी रूपांतरण हमारे देश में अपनाया गया। ओम्बुड्समैन स्वीडन 1809 में पहली बार। ये ओम्बुड्समैन का जो हिंदी रूपांतरण किया गया कि लोकपाल ही होगा, यानी इस लोकपाल शब्द का जनक किसे कहा जाता है, परीक्षा में पूछा गया है। तो आप उत्तर करिएगा एलएम सिंधवी साहब। एलएम सिंधवी साहब लोकपाल शब्द के जनक। अच्छा, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था 1966 में। पहला जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। तो दूसरा भी था साथियों, दूसरा पूछा जाए कि सेकेंड प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष, तो 2005 में इसका गठन किया गया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली, वीरप्पा मोइली। और ये कौन? तो ये कर्नाटक के पूर्व सीएम, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन? तो उत्तर हो जाएगा न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। 2019 में जब लोकपाल की नियुक्ति हुई, देखिए कितना दुखद है। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में कहा गया कि लोकपाल और लोकायुक्त कानून देश में बनेगा। राज्यों ने अनुगमन कर लिया, अनुसरण कर लिया, लेकिन केंद्र में बड़ी दिक्कत हुआ। फिर 2011 में अन्ना हजारे को और अरविंद केजरीवाल और तमाम समाज सेवियों को आंदोलन करना पड़ा।
1 जनवरी 2014 को लोकपाल कानून बन जाता है देश में कि देश में लोकपाल की नियुक्ति होगी। लेकिन करते-धरते 2019 में देश में पहला लोकपाल पीसी घोष को नियुक्त किया जाता है, न्यायाधीश पीसी घोष को नियुक्त किया जाता है। ये लोकपाल के दायरे में साथियों, लोकपाल के दायरे में जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्री, गण मंत्री परिषद जो भी होते हैं और ए ग्रेड के अधिकारी, बी ग्रेड के अधिकारी, सी ग्रेड और डी ग्रेड के कर्मचारी भी सभी लोकपाल के दायरे में आएंगे। लोकपाल का कार्य होता है भ्रष्टाचार की जांच करना, करप्शन के जांच करना। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष थे, उत्तर क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई। 66 और कहीं कहीं 67 भी लिखा आपको मिल सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा साथियों। 66 में गठन हुआ, उसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, 67 में मोरारजी देसाई। बाकी संथानम समिति साथियों 1964 की संथानम समिति है, इसकी सिफारिश पर सीबीसी का गठन किया गया, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एक पोस्ट बनाया गया। वो भी साथियों, वो भी भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए एक सहयोगी संस्थान है, विजिलेंस कमीशन। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई, उत्तर क्या करेंगे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय का गठन हुआ और लोकायुक्त का नियुक्ति भी सबसे पहले उसने किया। कार्यवाही किसने शुरू किया था, तो सबसे पहले लोकायुक्त के लिए कार्यवाही शुरू किया था 1970 में उड़ीसा ने। अगला 15वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, एक एक बारीकियों को देखिएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम हमारे देश में 1993 में लागू होता है। एक एक्ट आता है ह्यूमन राइट के संरक्षण के लिए, मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए। कोई भी व्यक्ति या नागरिक है, हमारे देश में रह रहा है, तो उसके जो कुछ मौलिक अधिकार बताए गए हैं, कुछ मानव के अधिकार बताए गए हैं, सार्वभौमिक अधिकार बताए गए हैं, उसके संरक्षण के लिए एक आयोग होगा। 1993 में एक्ट बना करके उस आयोग का गठन किया जाता है, नाम है उसका मानवाधिकार आयोग। ये लागू हो जाता है 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस अधिनियम के तहत लागू हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर है साथियों नई दिल्ली में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसमें एक अध्यक्ष होंगे और वो अध्यक्ष हमेशा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। इनका कार्यकाल होगा, एक जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल कार्यकाल इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष। इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले आ जाए। यानी अगर 3 साल रह ले रहे हैं तब रिटायर हो जाएंगे, या 70 वर्ष उम्र पूरा कर ले, 69 साल पे नियुक्ति हुई या 70 उम्र पूरा कर ले तब ये रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य, 5 पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं, ये भी याद रखेंगे। और साथियों इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य जो होंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिएगा, महिला आयोग की अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष, महिला आयोग अध्यक्ष इसमें सदस्य रहेंगी। और साथियों अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष इसमें सदस्य होंगे, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष इसमें सदस्य होंगे। ये 4 लोग रहेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सदस्य इसमें नहीं होंगे। इसका काम क्या है, मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए। कोई राज्य सरकार या कोई संस्थान या पुलिस के द्वारा अगर किसी मनुष्य के अधिकारों का संरक्षण हनन किया जा रहा है तो उसका संरक्षण करने के लिए ये आयोग है साथियों। इसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे अगर पूछा जाए, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो रंगनाथ मिश्र, नाम याद रखिएगा। मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है साथियों वी रामा सुब्रमण्यम साहब, वी रामा सुब्रमण्यम। 2 बात और इस टॉपिक से याद रखिएगा कि साथियों यूपी में भी मानवाधिकार आयोग है जिसका गठन, यूपी में मानवाधिकार आयोग का भी गठन 1993 ईस्वी में हुआ यूपी में। और ये तो देश का इंटरनेशनल लेवल पर भी 1946-47 ईस्वी में, 1946-47 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, 1946 में। लेकिन इसका नाम 2006 में बदल के कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद कब हुआ आयोग? तो 2006। इतना बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? देखिए अभी हमने प्रश्न किया साथियों, वहीं से थोड़ा सा अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रश्नों को गलत कर देंगे। यही है साथियों सामान्य अध्ययन जीएस। आपको हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का बेसिक नॉलेज हो और उन्हीं सब प्रश्नों के संग्रह को हम लेकर के आते हैं जो रिपीटेड हो और उसका एक्सप्लेन हम कर देते हैं, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष इसमें सदस्य होगा, पढ़े हम लोग। राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष सदस्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष सदस्य होंगे और महिला आयोग के अध्यक्ष भी सदस्य नहीं होंगे। इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके भी अध्यक्ष सदस्य नहीं होंगे। उत्तर हमारा हो जाएगा 16 का बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल तो वर्तमान में 3 वर्ष है। पूर्व में ये 5 वर्ष था। 2019 में संशोधन करके 3 वर्ष कर दिया गया। जो पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष था, अब उसको 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया, जो भी पहले आ जाएगा। 18वां प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, कौन करेगा? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। और अगर पूछा जाए केंद्र में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हमने पढ़ा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक बात है, हम जानते हैं राष्ट्रपति रबर मोहर स्टैंप है हमारे देश में, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति को सुझाव दिया जाता है कि इन्हीं को आप नियुक्त करिए, तो सुझाव से नियुक्त करते हैं। तो ये सुझाव कौन देता है? तो एक चयन समिति होती है। एक चयन समिति होती है, वो सेलेक्ट करके, सिलेक्शन कमीशन सेलेक्ट करके देती है एक नाम, ये नाम है, इनको आप मुहर लगाइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाइए। ये जो चयन समिति होती है उसमें अध्यक्ष कौन होता है, ये बात पूछा जाए तो आप उत्तर करिएगा प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमीशन के सुझाव पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच है, किसी जेल को देखना है, मानव अधिकारों की सुरक्षा और पुनर्विलोकन करना है, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना काम नहीं है मानवाधिकार आयोग का। मानवाधिकार आयोग एक सेतु होगा, एक ब्रिज होगा, वो एक सुझाव देगा। अगर आपका या किसी व्यक्ति का मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, पुलिस आपको निरर्थक रूप से प्रताड़ित कर रही है, डंडा मार रही है, तो आप मानवाधिकार का दरवाजा खटखटा देंगे, तो मानवाधिकार आयोग उस पुलिस वाले को सजा नहीं देगी, आपको रिलैक्सेशन देगी और विधिक कार्यवाही में आपका सहयोग देगी। ये काम होता है मानवाधिकार आयोग का। सजा देने का कार्य किसका है, आप बताइए? सजा देने का कार्य किसका है? पुलिस का है? नहीं। किसका है? सजा देने का कार्य मानवाधिकार का है, ह्यूमन राइट कमीशन का है? नहीं साथियों, सजा देने का कार्य किसका है? तो न्यायपालिका का है। सजा देने का कार्य किसका है? जज का है। न्याय देने का कार्य, सजा देने का कार्य जुडिशियरी का है, न्यायपालिका का है। जज के द्वारा किसी भी व्यक्ति को 2 महीने की सजा, 4 महीने की सजा, 7 साल की सजा, आजीवन कारावास, फांसी की सजा या आर्थिक जुर्माना दिया जाता है। पुलिस के द्वारा या मानवाधिकार के द्वारा सजा नहीं दिया जाता है। अगला 20वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है साथियों, तो राज्य वित्त आयोग है, क्योंकि वर्णन है इसका अनुच्छेद 243 आई में। लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा सचिवालय साथियों, चाहे संसद का सचिवालय, अनुच्छेद 98 में वर्णन है, तो ये भी है। केंद्र का वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में वर्णन है, इसका मतलब ये भी संवैधानिक संस्थान है। मानवाधिकार संवैधानिक नहीं है, मानवाधिकार कानूनी संस्थान है, वैधानिक संस्थान है। संसद के द्वारा कानून बना के 1993 के एक्ट से मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। अगला, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? उत्तर हो जाएगा संथानम समिति। संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर देश में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का नियुक्ति किया जाता है। इसी में एक कमिश्नर भी होते हैं, उनको भी सीबीसी ही बोला जाता है साथियों। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इसमें हमारे देश के प्रथम सीबीसी अगर पूछा जाए कौन थे, तो श्रीनिवास नेट्टूर साहब। श्रीनिवास नेट्टूर हमारे देश के प्रथम सीबीसी थे। और वर्तमान में हमारे देश के सीबीसी कौन है? वर्तमान में हमारे देश के सीबीसी हैं प्रवीण श्रीवास्तव जी। प्रवीण श्रीवास्तव
वर्तमान में हमारे देश के सीबीसी हैं। और सीबीसी का काम क्या होता है? सतर्कता आयुक्त है साथियों ये, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, यानी किसी भी करप्शन से संबंधित मामले की जांच में सीबीआई का सहयोग देना। जो सीबीआई जांच करती है उसके सहयोग देने के लिए जांच जो अभिकर्ता एजेंसी होती है सीबीआई के अलावा जो भी है उसके सहयोग के लिए विजिलेंस कमीशन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे। यानी कि मंडल आयोग का गठन किसने किया, ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रताप सिंह। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग का गठन किया था। कब? देखिएगा 1979 में मंडल आयोग का गठन किया जाता है। 1980 में इसने अपना रिपोर्ट दिया था। 1980 है साथियों, 1980 में इसने अपना रिपोर्ट दिया और 1990 में इसकी अनुशंसाओं को लागू किया जाता है। लागू, रिपोर्ट सौंपना और गठन होना तीनों अलग अलग बात है। बीपी मंडल साहब इसके अध्यक्ष थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, बीपी मंडल ये साथियों, बीपी मंडल ये ओबीसी ओबीसी वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया जाता है उसका सूत्रपात करने वाले आयोग यही है, बीपी मंडल साहब है। मंडल आयोग के ही सिफारिश पर देश में 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। जैसे देखिएगा साथियों, आरक्षण का प्रावधान क्या है? आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है, यानी कि 50% अनरिजर्व होता है, अनारक्षित होता है। शेष 50% के आरक्षण तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5% आरक्षण था शुरू से ही, इसमें 15% ये हो गया साथियों और 7.5% एसटी का रिजर्वेशन हो गया। दोनों मिला के इतना रिजर्वेशन पहले से था, 50% से ज्यादा नहीं होना है, तो बचा 27.5%। तो 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया किस आयोग की सिफारिश पर? मंडल कमीशन की सिफारिश पर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई? रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई? तो 1980 में प्रस्तुत हुई थी। रिपोर्ट को 1980 में प्रस्तुत किया गया और यह आरक्षण कब मिला, लागू कब हुआ, इसकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया। याद रहे। अगला, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी नियुक्ति की जाती है साथियों, इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्यपाल द्वारा और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन राष्ट्रपति के द्वारा इसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। वर्णन अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 315 में वर्णन मिलता है। राज्य लोक सेवा आयोग, पहले तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 या 2 से अधिक राज्यों का लोक सेवा आयोग। 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग का वर्णन 315 अनुच्छेद में है। और दूसरी बात कि अभी हमने किया कि अनुच्छेद 312 में राज्यसभा को विशेषाधिकार है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, संघवाद को बढ़ावा देने के लिए राज्यसभा को विशेष बहुमत, विशेष पावर दिया गया है 312 के अंतर्गत कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करे। अब बात थोड़ा हम करते हैं हम अपने देश में संघ लोक सेवा आयोग के इतिहास का। संघ संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग पूरा मिटा देते थे, ज्यादा लिखना है। लोक सेवा आयोग नाम था इसका, लोक सेवा आयोग। कब गठन हुआ लोक सेवा आयोग का हमारे देश में? 1926 ईस्वी में। ध्यान रहे 1926 ईस्वी में हमारे देश में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। किसकी सिफारिश पर किया गया? रॉयल कमीशन एक था, रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन की सिफारिश पर, जिसका रिपोर्ट आया था 1924 में और 2 साल बाद 1926 में इसका गठन किया गया। रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? रॉयल कमीशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड ली, लॉर्ड ली। लॉर्ड ली की अध्यक्षता वाली रॉयल कमीशन 1924 की सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन देश में किया जाता है। फिर बाद में 1950 में जब संविधान बनता है तो संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 315 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। दूसरी बात, किस अधिनियम के तहत 1926 में इसकी स्थापना हुई? तो 1919 में हमारे देश में एक एक्ट आया था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसे साथियों मॉन्टेस्क्यू उस समय भारत सचिव थे
और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे, दोनों लोगों ने मिल करके बनाया था इस कानून को, इसीलिए मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 कहते हैं। इसका दूसरा नाम भारत शासन अधिनियम भी था साथियों। भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के कानून के अंतर्गत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और आयोग कौन सा था? रॉयल कमीशन आयोग था, जिसकी सिफारिश पर 1924 में इसने सिफारिश किया था कि गठन हो, और इस आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड ली। अगली बात, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन, तो प्रथम चेयरमैन साथियों, लोक सेवा आयोग के प्रथम चेयरमैन थे उस समय 1926 में, ब्रिटिश काल था तो अंग्रेज चेयरमैन थे रॉस बारकर। रॉस बारकर लोक सेवा आयोग के प्रथम चेयरमैन। 25वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अभी हमने किया इसकी पूर्व में एक्सप्लेनेशन में। अनुच्छेद 315 में लिखा गया है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, और दो या दो से अधिक राज्य अगर चाहते हैं तो उनके लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा अनुच्छेद 315 में। तो ये था साथियों आज का 25 गर्व सीरीज का प्रश्न। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं उन सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात साथियों, आप प्रयास करके अपने स्कूल कॉलेज के जो ग्रुप है उसमें अपने वीडियो को शेयर करिए, ताकि जरूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और वो हमसे जुड़े, कनेक्ट हों और उनको लाभ मिले साथियों। बाकी ऐसे ही पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।